Hello students and welcome back. This is the last chapter for the current syllabus for class 10th for economics. Chapter number 4, globalization and the Indian economy. I have made this multiple choice questions and short question answers in 3 different parts. I hope you will enjoy it. Let's quickly begin the first part on globalization and the Indian economy. So students, the first question is companies who set up production units in the special economic zones or SEZs do not have to pay taxes for an initial period of 2 years, 5 years, 10 years or 4 years. तो ये क्वेश्चन है कि जो कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन यूनिट्स अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करती हैं SEZ जोन जिनको कहते हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता जब सेटअप करते हैं उसके इनिशियल पीरियड कितने साल तक, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 4 साल. और स्टूडेंट्स इसका आंसर है दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years. एंड इफ यू रेफर द बुक ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंडर. इसमें लिखा हुआ है इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया. इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप. SEZs are to have वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़. यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZs do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. The impact of globalization has not been fair. Who among the following people have not benefited from globalization? तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो सबके लिए तो फ़ायदेमंद नहीं रहा है. तो इनमें से कौन से लोग हैं जिनके लिए वो अच्छा नहीं रहा है या जिनको बेनिफिट नहीं मिला है? स्किल्ड एंड एजुकेटेड प्रोड्यूसर्स, लार्ज वेल्दी प्रोड्यूसर्स, वेल ऑफ कंज्यूमर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स. एंड आंसर फॉर दिस इज इट इज स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर हु हैव नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम globalization. In the book, it's referenced there. Small producers compete or perish. For a large number of small producers and workers, globalization has posed major challenges. So these are all challenges which are mentioned. Benefits enjoyed by companies who set up production units in SEZs are reduced tariffs and barriers, reduction in excise duty, and they do not have to pay taxes for some years or none of the above. तो ये हमने अभी पढ़ा था. They do not have to pay taxes for some years. Globalization has led to improvement in living conditions of people in the developed countries, of workers in the developing countries, of all the people or none of the above. Very easy बच्चों. Globalization जो है उससे जो workers हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स आई हैं, MNCs आई हैं, ऐसे से डेवलप हुआ है, तो उनकी living conditions improve हुई है. They've started getting more salary, better living conditions. So it is of workers in developing countries. An MNC is a company that owns or controls production in only developing countries, one country, more than one country, or only developed countries. So students, जो MNC होती है multinational company, तो मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन. तो इसका बड़ा इजी आंसर आप गैस कर चुके होंगे. इट इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इज मोर देन वन कंट्री. ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड, इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड, इनफ्लो ऑफ लेबर फ्रॉम अब्रॉड और ऑफ द अबव. बड़ा इजी है. जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो क्या होता है? सो बाहर से लोग इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाते हैं. सो इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड. In which year did the government decide to remove barriers on foreign trade and investment in India? कौन से साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाएगी? ऑप्शंस हैं 1992, 93, 91 और 90. एंड स्टूडेंट्स ये याद रखना, इट इज़ 1991. हम इसका थोड़ा बुक में भी पढ़ते हैं. So students, हम जब बुक को रेफर करेंगे, starting around 1991, some far-reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. It felt that the competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality.
This decision was supported by powerful international organizations. So 1991 में ऐसा हुआ. Thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant the goods could be imported and exported easily. And also foreign companies could set up factories and offices here. स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज लिबरलाइजेशन. तो आपको ये याद रखना है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस set by the government is what is known as liberalization. So with liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. It's a very important definition, so keep mind of it. Globalization has led to improvement in choice to consumers, foreign investment, quality of goods and services, और all of the above. तो बड़ा easy है. जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो कंपटीशन भी होता है, लोग अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ गिवन चॉइसेस टू कंज्यूमर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंप्रूव होती है. सो इट्स ऑल ऑफ द अबव. ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, greater competition among producers, or no change in competition among producers, or none of the above. तो स्टूडेंट्स, जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो आपको ओपन मार्केट मिलती है, यू आर अलाउड टू compete एंड सेल योर प्रोडक्ट. तो जब आपको एक ही चीज़ दो लोग बनाते हैं तो दे compete करते हैं कि कौन अच्छा बनाएगा. सो इट लीड्स टू ग्रेटर competition among producers. By 2006, how many countries were the member of the World Trade Organizations? 139, 169, 159 और 149. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पिछले साल का है. लेटेस्ट जो है, जो हमारी फिगर्स हैं, दैट हैज़ चेंज्ड. पर फॉर 2006 द आंसर इज 149. और वो मैं एंड वी विल लुक इनटू द करंट बुक ऑल्सो. द करंट नंबर्स आर शोइंग इन द बुक. सो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ द WTO. तो आपको आंसर याद रखना है, एट प्रेजेंट देर आर 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर करंटली मेंबर्स ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड आपको डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज WTO. तो ये आपका लिखा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. सो बड़ा इजी. Organization which helps in liberalization of international trade is World Trade Organizations, and these organizations say that all barriers of foreign trade and investment are harmful. So just remember this definition for what WTO, and number of countries 164. Entry of multinational companies in a domestic market may prove harmful for all substandard domestic producers, all domestic producers, all large scale producers, or all small scale producers. So students, जो domestic market में अगर MNC आती है तो it will be harmful for people who are producing in small scale, because they will not be able to compete with the multinational companies जिसके पास infrastructure होगा, ज़्यादा production capacity होगी, और they will be able to produce at lower cost the same products. So small scale producers हैं, it will be harmful for them. Multinational companies keep in mind certain factors before setting up production. Identify the incorrect option. तो इनमें से कौन से incorrect option है जो multinational companies अपने दिमाग में नहीं रखती before setting up production, वो हमें चेक करनी है. Proximity to markets, definitely they would want to set up next to the market. Favorable government policies, obviously multinational company चाहेंगी government उनकी help करे. Presence of large number of local competitors. Why would some would look for that? So this is the incorrect option. And the last option is availability of cheap skill. Definitely they would look for it. So presence of large number of local competitors is what they will not look for. Globalization leads to rapid movements of the following between countries: goods and services, investments, people, or all of the above. So students, I think this is also quite easy. Globalization से क्या होता है? Rapid movement, सामान का आना जाना होता है, investment भी होती है, लोग भी जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपने बिजनेस के उसके चक्कर में. So all of the above is the correct answer. FDI, or foreign direct investment, attracted by globalization in India belongs to the multinationals, World Bank, foreign governments, or none of the above. बड़ा easy है. It is basically multinationals who invest in a country. So it is belongs to multinationals. Fair globalization refers to ensuring benefits to laborers, consumers, producers, or all of the above.
Obviously जब fair word आ गया तो it should be benefits to all of them, so all of the above. Cheaper imports, inadequate investment in infrastructure led to slowdown in industrial sector. Definitely जब आप imports सस्ते में करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो स्लो डाउन होएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में. स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है. रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होता है. सो इट इज ऑल ऑफ द अबव. And students, this brings to the last question of the part 1 of the globalization of the Indian economy. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you have enjoyed it, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel so that I keep on getting motivation from your lovely comments and likes, and I keep on making such videos for you. So the last question is, globalization so far has been more in favor of poor countries, developing countries, or developed countries, or none of the above? So again, although globalization tend to help developing countries, but it has been so far in favor of developed countries. सिर्फ developed countries ही उससे फायदा उठा पा रहे हैं. Thank you students for watching this video. I wish you all the success and good luck for your exam and life.